तो काशी में नमो नमो जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, देखी तुम्हारी काशी भैया, देखी तुम्हारी काशी, बोल मत काशी। लेकिन हम सीधे वहीं चलते हैं काशी में। रोहित हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। रोहित, नारा तो हम देख रहे हैं कि दो बातें कभी ना भूल, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा कमल का फूल। जरा सुनाइए क्या है अंदाज वहां का। जी बिल्कुल प्रसून जी, अब एक तरीके से ऑफिशियल हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही अब यहाँ से कैंडिडेट होने वाले हैं बनारस। उसके बाद आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। 2 दिन बाद होली होने वाली है, लेकिन अभी से ही लोग रंगों का त्योहार मना रहे हैं। शंखनाद हो रहा है, बीजेपी नरेंद्र मोदी के फोटोज कटआउट्स हैं, उसके साथ लोग नाच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो होली आज ही हो गई है। जाहिर सी बात है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कैंडिडेचर डिक्लेयर किया जाए। और अब जब एक तरीके से ये घोषित हो गया है कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ेंगे, काशी की धरती से लड़ेंगे, हम देख सकते हैं लोगों में किस तरह का उत्साह है। शंखनाद भी किया जा रहा है और होली का पर्व जो है ऐसा लग रहा है मानो आज ही मनाया जा रहा है। हम लोग जीत के देंगे मोदी जी को। नरेंद्र मोदी अब यहाँ से कैंडिडेट हो गए हैं, क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से सांसद होने पर वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बनारस का विकास होगा और पूरे भारत का विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के बनारस से लड़ने के उपरांत अगल बगल के जिले के साथ साथ पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का डंडा बजेगा और फिर से भाजपा की परचम लहराएगी। नरेंद्र मोदी के लिए एकदम टॉप है। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही घोषणा हुई है, बनारस में लड़ने वाले सारे प्रत्याशी अपनी अपनी बातें बता के भाग रहे हैं और पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और वो वाराणसी शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र जी का रास्ता, नरेंद्र मोदी जी का रास्ता कभी अवरुद्ध नहीं था। बाबा विश्वनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया है। आज बनारस के सांसद, कल भारत के प्रधानमंत्री। डॉक्टर जोशी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, अपनी धरोहर उन्हें सौंपी है बनारस शहर। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर जोशी जिंदाबाद। हम देख सकते हैं प्रसून जी कि डॉक्टर जोशी के भी कोई मुखालफत यहाँ पे नहीं कर रहा है और लोग खुश हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है। उनका कहना है कि करीब 120 सीटों पे इसका फायदा मिल सकता है, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। और बिल्कुल जश्न का माहौल इस वक्त वाराणसी में देखने को मिल रहा है। चलिए हम आपके पास लौटते हैं। शायद यही है काशी का मजा और शायद यही है बनारस का मजा। बनारस की किस्सा गोई अपने तरीके से मशहूर है, होली भी अपने निराली तरीके से होती है। ये वाकई देखने का वक्त होगा कि होली के मौके पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां होली मनाते हैं और जो जिस तरीके से शंख बजाए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इन सारी स्थितियों के बीच नरेंद्र मोदी चूंकि वहां से उम्मीदवार है, ये चौंकाने वाली बात नहीं है। दरअसल बीजेपी के भीतर एक लंबे वक्त के बाद उत्साह आया है और यह उत्साह इस बात का प्रतीक है कि निचले स्तर पर भी अब कार्यकर्ता अगर इस तरह से बीजेपी में उत्साहित है तो शायद बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका है चुनाव में न सिर्फ कूदने का बल्कि जीत की स्थिति भी। क्योंकि लगातार पिछले 10 बरस से उत्साह बड़ा ढीला था। निचला कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस करता था, उसे लगता ही नहीं था कोई उसके सरोकार दिल्ली के नेताओं से। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौटते हैं। काशी भी चलेंगे, लखनऊ भी चलेंगे और उसके साथ ही दिल्ली के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलेंगे जहां इंतजार हो रहा है औपचारिक तौर पर नामों का ऐलान। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और वहां जश्न का माहौल शुरू हो गया और इन सब के बीच हम कुछ और सीटों की भी आपको जानकारी देते चल रहे हैं। लेकिन आप बनारस की जश्न को देखते चलिए। दरअसल वाराणसी से नरेंद्र मोदी, कानपुर से मुरली मनोहर जोशी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह भदोही से लड़ेंगे, केपी सिंह जौनपुर से लड़ेंगे, डॉक्टर महेंद्र चंदौली से लड़ेंगे, हरीश दुबे बस्ती से लड़ेंगे। इन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजवीर सिंह को भी टिकट दिया गया है। अब ये जानकारी हम अपने संवाददाता से थोड़ी देर में पूछेंगे कि दरअसल कल्याण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन एटा से जो जानकारी आ रही है उसमें राजवीर सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन ये जश्न का माहौल आप बनारस में देख सकते हैं।
बनारस में जिस तरीके से माहौल है, दरअसल ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बेहतर संकेत है, बेहतर चिन्ह है, क्योंकि चुनाव के मौके पर 2009 में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था जिसके उतरने पर इस तरीके से जश्न मना हो। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन इस तरीके का जश्न किसी भी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन अब बनारस में चूंकि और उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, जो गुजरात की राजनीति छोड़कर अब देश में सियासत बांधने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन से निकले, वह भी उन्होंने बनारस चुना है, तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनारस को सेतु माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। और ये दो राज्य ऐसे हैं जहां की सीट लगभग पार्लियामेंट के भीतर 1/4 यानी 120 सीट है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम दोबारा बनारस चल रहे हैं, हमारे साथ वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, रोहित मौजूद हैं। रोहित, जश्न हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कैमरे को थोड़ा फलक को फैला दीजिएगा, दिखाइए दूर से किस तरीके का वातावरण है वहां पर, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हंगामा क्या है, पोस्टरों पे क्या लिखा है, मोदी की तस्वीर कितनी बड़ी है, नारे क्या लग रहे हैं, शंख बजाने वाले लोग कौन है, ये सब दिखाइए और बताइए भी रोहित। जी देखिए, मैं इस वक्त बनारस के बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। जिस तरीके से देख सकते हैं 2 दिन बाद होली होने वाली है, लेकिन अभी से होली मनाई जा रही है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं नरेंद्र मोदी के। काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह ही इस बात का अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट में थोड़ी सी देरी हुई है। शंखनाद हो रहा है, लोग नाच गा रहे हैं और होली का पर्व जैसे है कि वो मनाया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स हम देख सकते हैं, ये सामने लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी का प्रत्याशी बनाने जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक बधाई है। तो एक तरीके से कहीं ना कुछ देख सकते हैं, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में भी कि नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से बड़ा असमंजस चल रहा था। मुरली मनोहर जोशी भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब एक तरीके से कंफर्म हो गया है कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर शिफ्ट किए गए हैं और अब बनारस से लड़ेंगे चुनाव। जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वाराणसी से चुनाव लड़ना, यानी कि करीब कम से कम, जैसा कि मैं बता रहा था, 120 सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और जो दिल्ली में सरकार बनाने का जो रास्ता होता है वो यूपी से होके ही जाता है, और शायद इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े। और लोग किस तरीके से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, देख सकते हैं, रंगों से खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्साह का संचार जरूर हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी। इसको एक बार फिर बता दें, जो तस्वीर आप बनारस से देख रहे हैं उससे इतर ऐसा नहीं है कि सभी सीटों का ऐलान होगा। जो जानकारी आ रही है उसमें गाजीपुर में पेंडिंग रखा गया है, मथुरा में किसी को खड़ा नहीं किया गया है, फतेहपुर सीकरी से ऐलान नहीं होगा, मिर्जापुर से ऐलान नहीं होगा, प्रतापगढ़ से ऐलान नहीं होगा, गाजियाबाद की सीट का भी ऐलान नहीं होगा। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल जो कि एमपी हैं वही लड़ेंगे। नोएडा की सीट महेश शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम है। और इन सब के बीच बता दें, वीरेंद्र सिंह भदोही से, केपी सिंह जौनपुर से, डॉक्टर महेंद्र चंदोली से, हरीश दुबे बस्ती से। और बनारस की सीट चूंकि नरेंद्र मोदी के नाम है, तो काशी में नमो नमो, और जिस तरीके से सोमनाथ से पहुंचेंगे अब विश्वनाथ के दरवाजे पर, और वहां पर जिस तरीके से जश्न है और जिस तरीके से शंखनाद हो रहा है, संकेत बहुत साफ है कि बीजेपी को यूपी और बिहार में आस अगर कहीं है तो नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक नई लकीर से आस है, जिनके भरोसे उन्हें लग रहा है कि दरअसल इस पूरे इलाके में जो जातीय समीकरण थे क्या वो टूटेंगे। अगर जातीय समीकरण नहीं टूटते हैं तो फिर उत्तर भारत की स्थिति कमोवेश उधर ही आकर टिक जाएगी और बीजेपी के लिए मुश्किल है। नरेंद्र मोदी चूंकि यूपी बिहार की राजनीति से इतर गुजरात से उनकी एंट्री हो रही है, और गुजरात की एंट्री के साथ उन्होंने अपने साथ विकास पुरुष का नारा रखा है। लेकिन मोदी की पहचान चाहे वो 2002 की हो, वह पीछा यूपी बिहार में नहीं छोड़ेगी। मुलायम सिंह लगातार जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार जिक्र कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव लगातार जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की उस पहचान का, जिससे पिंड छुड़ाकर वो अपने आप को विकास पुरुष के तौर पर ही 2014 की बिसात पर रखना चाहते हैं। तो संकेत बहुत साफ है कि इस तरीके की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी सिर्फ उम्मीदवार भर नहीं है, नरेंद्र मोदी के जरिए बीजेपी को वो पूरी राजनीति साधनी है, और उसी का हर्षोल्लास बनारस में दिखाई दे रहा है। रोहित, जो हम देख रहे हैं वहाँ जो नारे लग रहे हैं, जो शंख बजाया जा रहा है, जो हर्षोल्लास है, क्योंकि ये अपने तरीके का लगभग 10 बरस के बाद एक स्थिति आ रही है
जिसमें लग रहा है कि बीजेपी चुनाव के मूड में जीत की दृष्टि से और कार्यकर्ताओं में इसलिए उत्साह है। क्या लोगों की राय है कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार का केंद्र जो है वो बनारस हो गया है, लोग ये मान रहे हैं वहां पर अब? जी बिल्कुल, लोगों से ही जानते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक ऊर्जा की कमी हो गई थी बीजेपी में। क्या लगता है नरेंद्र मोदी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और खासकर यूपी बिहार के पॉलिटिक्स से बहुत असर होगा? नहीं, पूरे देश में ऊर्जा का संचार हुआ है। पार्टी में एक जागृति आई है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया है। और वो आप मानिए कि आज ये देश की जो दुर्दशा कांग्रेस ने कर रखी थी, उसकी वजह से उसकी वजह से पूरा जनता त्राही त्राही कर रही थी। आज जनता की मांग मोदी है, आज जनता का मांग मोदी है और जनता की मांग भाजपा है। भाजपा के आने से पूरे देश में एक नया सूत्र शुरू होगा, विकास की एक नई दिशा मिलेगी पूरे देश को, पूर्वांचल को। चूंकि मुख्यमंत्री क्या आपको लगता है अब राजनीति का केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार होने वाला है? को क्या मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? यहाँ के मोदी के चुनाव लड़ने से पूर्वांचल, पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारी जगह की सीटों में फायदा होने वाला है। और मोदी जी के लड़ने से काशी का विकास, पूर्वांचल का विकास और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में एक नया आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं में एक नया लहर दौड़ गई है। किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, ऊर्जा का संचार तो हो ही रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से एक तरीके से लग रहा था कि डाउन एंड आउट चल रही थी बीजेपी, लेकिन एक आदमी के आने से लगता है, नरेंद्र मोदी के आने से एक ऊर्जा का संचार हो गया है और लगता है कि एक रिन्यूड एनर्जी के साथ ये लोग अब चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसून जी। जी यकीनन बच्चन साहब को मधुशाला की लकीर बदलनी पड़ जाती, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, ये जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ आप बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से गुलाल अबीर भी लगाए जा रहे हैं और पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। दरअसल ये बेहद मुश्किल घड़ी भी है नरेंद्र मोदी के लिए। जिम्मेदारी पूरी पार्टी की, खुद को आगे ले जाने की परिस्थितियां, गुजरात को पीछे छोड़कर एक देश को नए मॉडल के तौर पर रखने की सोच, इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार उन पर लगेंगे, क्योंकि इस पूरे दौर में राजनीति जो यूपी बिहार की है उसके केंद्र में अब मोदी ही मुद्दा हो जाएंगे। एक बात रोहित, इनसे जरा पूछा जाए कि क्या मुद्दा होंगे अब? क्या मोदी ही तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा हो जाएंगे? क्योंकि मुलायम के निशाने पर मोदी, अपने तौर पर मायावती के निशाने पर मोदी, राहुल गांधी के निशाने पर मोदी, बिहार में झांकिएगा तो नीतीश के निशाने पर मोदी, लालू के निशाने पर मोदी। तो क्या यूपी बिहार की राजनीति में एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बाकी नेता होंगे, या समीकरण कई स्थिति में बढ़ता चला जाएगा जाती? क्या लोगों को लग रहा है? जी बिल्कुल, लोगों से ही पूछते हैं अब, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से कैंडिडेट हो गए हैं। क्या लगता है कि अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मुलायम सिंह हो, मायावती, नीतीश कुमार, लालू, क्या सभी के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं? ये सभी के निशाने पे तो नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से हैं, लेकिन कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी को पूरा बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ है और कोई माई की लाल, कोई ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी को रोक सकती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और अभी तक लहर चल रही थी, अब लहर नहीं, अब यह बवंडर हो गया है, अब भूचाल आ गया है पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अब इस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, राहुल गांधी हो, मुलायम हो, मायावती हो, सबके निशाने पर नरेंद्र? सबकी हवा निकल गई है, कहीं कोई नहीं है, केवल मोदी है। अब सब लोग फिक्स हो गए हैं और सारे लोगों की हवा निकल गई है। मोदी के आगे किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। मोदी तूफान में है, बवंडर के तौर पर मोदी को भी देखा जा रहा है। अब लहर की बात नहीं हो रही, ये बताते हुए कि दरअसल बनारस की सीट समीकरण के लिहाज से उतनी आसान नहीं है। मुरली मनोहर जोशी 17,000 वोट से जीते थे, 31% वोट बीजेपी को 2009 में मिले थे। बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को 28%, समाजवादी पार्टी को 19%, कांग्रेस को 10% वोट मिले थे। इंतजार करना होगा ये बवंडर किस रूप में राजनीतिक तौर पर वोटरों में बदल पाता है या नहीं बदल पाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ये बताते हुए कि ब्रेक के बाद लौटेंगे वैसे ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चली होगी और औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान होगा।